हेलो साथियों, आप लोग अपने परिवार बंधन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं इस चैनल में इस क्लास में आज यूनिट 2 का फिजिक्स क्लास 11 जिसका चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। आज मैं इसका डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग इस चैनल में अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अंत में लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग का चैप्टर का नाम दिया हुआ है सरल रेखा में गति और ये अध्याय 2 है और फिजिक्स क्लास 11 का है। और ये बुक से जितना भी क्वेश्चन रहता है क्लास 11 में ये बुक से रहता है। ये बुक आप लोग खरीद लीजिएगा जल्द से अपने नज़दीकी बुक स्टोर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग अपने एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में भी होती क्लास होती है जो कि प्ले स्टोर से मिल जाएगा, बंधन पाठशाला। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? नहीं, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक, देखिए त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर को। त्वरण का फॉर्मूला होता है v बाई टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को। आप लोग इससे पहले त्वरण से पहले आप लोग को वेग का मात्रक याद होना चाहिए, और वेग का मात्रक होता है v बाय विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी x बाय टी। और विस्थापन एक तरह से लंबाई हुआ, लंबाई यानी कि l, और सॉरी लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, यानी दोनों को जब मिला दे तो मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड को यहाँ पर वेग की जगह हम रख दें, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी यहाँ पर सेकेंड। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये ऑप्शन नंबर कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन वेग का मात्रक है? अभी आप लोग को बताएं कि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर जो कहलाती है वो त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर को बोला जाता है त्वरण। विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? तो गति नहीं बोलते हैं, त्वरण नहीं, वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को बोला जाता है वेग। ये दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। किसी कण की चाल का समीकरण इतना दिया हुआ है, किसी कण का जो चाल है कितना दिया, एक्स ए टी प्लस बी टी स्क्वायर द्वारा बताया गया है। यानी जो चाल का जो समीकरण है एक्स बाय ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ ए का मान दिया है 15, बी का मान दिया है 3, और इसका हमको ताक्षणिक वेग निकालना। ताक्षणिक यानी कि किसी खास समय में जो वेग होता है हमको उसका निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग को डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए आना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ पर एक तरह से मान लीजिए दूरी है, चाल है, और चाल में जब परिवर्तन होता है तो हम लोग को क्या मिलता है, ताक्षणिक वेग मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं डी वी बाय डी टी, और इधर भी इंटीग्रेट। क्या हो जाएगा, भी ए बाहर हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस बी बाहर हो जाएगा और 2 टी। लेकिन यहाँ पर अब देखिए ये इंटीग्रेशन करने के बाद दिया आया ए प्लस बी 2 टी। अब ए का मान दिया हुआ है 15 और बी का मान दिया है 3, सबके जगह में मान को रख दीजिए। ए का दिया है 15 और बी का 3, तो और समय दिया है 3 सेकेंड। सब कैलकुलेट करने के बाद 3 18 प्लस 15 33 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। सबसे पहले इसमें इंटीग्रल डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका वेग आएगा, और वेग निकालने के बाद सबका मान वैल्यू दिया हुआ है, इसको पुट कर दीजिएगा। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, यानी 33 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड। त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल देता है। त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या देता है? मान लीजिए ये वाला हो गया समय, ये हो गया त्वरण, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा हमको क्या देगा, यहाँ पर इसका हमको क्षेत्रफल जो देगा वेग में परिवर्तन देगा, वेग में परिवर्तन की दर को हमको देगा। यानी आप लोग जानते हैं v बाय टी बराबर ए, और v को जब ये करेंगे फ्री करेंगे तो इंटू टी, यानी लंबाई एक तरह से मान लीजिए ये चौड़ाई, तो जब गुणा करेंगे तो हमको क्या देगा, इसका क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन की दर देगा, यानी वेग देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। दो कार ए एवं बी क्रमशः बी की जो चाल है, ए और बी की जो चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर और 45 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चल रही है। यानी दोनों का जो कार का जो वेग है, एक 60 का दिया हुआ है, एक 45 दिया हुआ है। बी के सापेक्ष, यानी बी के सापेक्ष ए का वेग क्या होगा यदि दोनों कार पूर्व की ओर, यानी दोनों कार एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों कार पूर्व यानी एक ही दिशा में अगर चल रहा है, एक कार मान लीजिए ए, दूसरी कार मान लीजिए बी, ये जो चल रहा है 60 किलोमीटर पर घंटा से, और ये जो चल रहा है 45 पर घंटा से, तो इसके सापेक्ष में इसका वेग कितना होगा, इसको निकालना है। यानी जिसको इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है
बी के सापेक्ष ए का वेग, बी के सापेक्ष ए का वेग यानी कि v माइनस बी हो गया। अब है 45 किलोमीटर पर घंटा, सॉरी 15 किलोमीटर पर घंटा। देखिए 15 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। एक त्वरण 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, यानी जो प्रारंभिक वेग है u, यानी प्रारंभिक वेग को u से सूचित किया जाता है। प्रारंभिक वेग जो है मीटर पर सेकंड है। यदि इसका त्वरण इतना हो यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी a जो है u मीटर पर सेकंड हो और 10 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा, टाइम, यानी 10 सेकंड के बाद इसका अंतिम वेग जो होगा क्या होगा, 10 सेकंड के बाद इसका वेग कितना होगा। तो आप लोगों ने गति का समीकरण पढ़ा होगा, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। तो आप लोग को पता होना चाहिए पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, तीसरा समीकरण। ये आप लोगों को समीकरण याद होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो इनकी 10 सेकंड के बाद वेग कितना होगा, तो यहाँ पर लगाना है गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण ही बराबर u प्लस ए टी। यू का मान कितना दिया हुआ है 20 प्लस ए का मान कितना दिया हुआ है 2 और टाइम कितना दिया है 10। इस सारा कैलकुलेट करेंगे तो 40 मीटर पर सेकेंड वेग, अंतिम वेग 10 सेकंड के बाद जो वेग होगा 40 सेकंड पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओडोमीटर मापता है, ओडोमीटर जो मापता है चाल को मापता है, ओडोमीटर सॉरी ओडोमीटर दूरी को मापता है। किसी समय टी में एक कण का वेग भी दिया जाता है, किसी समय टी में एक कण का वेग भी दिया जाता है, तो इतना समीकरण पे बी का जो विमा क्या होगा। ये चैप्टर जो है पहला यूनिट से है, मात्रा के मापन से। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समघातकता का सिद्धांत, समघातकता का सिद्धांत क्या होता है, यानी अगर बल प्लस बल करेंगे तो बल ही मिलेगा, अगर वेग प्लस वेग करेंगे तो वेग ही मिलेगा। आप लोग ने ये पढ़ा होगा। तो इसी आधार पर ये वाला क्वेश्चन बनेगा, y बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो देखिए जो इसका वेग होगा, जो इसका विमा होगा वो इसका भी विमा होगा, जो इसका विमा होगा सबका समान विमा होगा। यानी यहाँ y एक तरह से मान लीजिए विस्थापन l बराबर, सॉरी यहाँ पर ये वाला y बराबर बी टी, y को मान लीजिए l और b और इसका टी स्क्वायर। जब ये वाला नीचे आएगा l टी स्क्वायर एल टी माइनस 2। देखिए ये वाला ऑप्शन लग रहा है एल टी माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु विराम के पश्चात एक समान त्वरण ए से साथ चलना प्रारंभ करती है, 90 सेकंड के बाद इसकी चाल भी है, तो अंतिम 2 सेकंड में इसका वेग क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन भी करना जाएंगे तो 10 से 15 मिनट लग जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ए। किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर की दिशा में यू वेग से, किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर, इस प्रकार से ऊपर की ओर यू वेग से फेंका जाता है। फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर यहाँ पर कितना वेग होगा, यानी बोला गया है एक फुटबॉल को फेंका गया ऐसे यू वेग से, यानी प्रारंभिक वेग यू था, तो अंतिम यहाँ पर भी कितना होगा। तो सोचिए अगर हम ये वाला पेन को अगर ऐसे फेंकेंगे तो जाते जाते एक समय रुक जाएगा, यानी वेग 0 हो जाएगा। यानी देखिए वेग यानी 0। एक धावक आर त्रिज्या के वृत्त पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। 2 मीटर 20 सेकंड बाद इसका विस्थापन होगा, यानी ए रनर कंप्लीट वन राउंड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकंड आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी। बोल रहा है कि एक धावक घूम रहा है, मतलब वृत्ताकार पाथ में घूम रहा है, यानी कि 40 ये जो पूरा चक्कर है, पूरे चक्कर को पूरा करने में इसका समय जो लगता है 40 सेकंड लगता है। तो ये बोलना है कि 2 मिनट 20 सेकंड में इसका जो ये वाला जो चक्कर लगाएगा इसका विस्थापन क्या होगा। यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तो यहाँ से एक चक्कर जो पूरा करता है समय लेता है 40। तो यही पता करना कि इसको जो 2 मिनट पर सेकंड सबसे पहले कितना दूर चलेगा, यानी एक चक्कर 40 सेकंड में यानी एक चक्कर पूरा करता है, तो एक सेकंड में कितना चलेगा, तो 1/40 और बोल रहा है 2 मिनट 20 सेकंड। तो सबसे पहले इसको सेकंड में जब चेंज करेंगे तो इधर हो गया 60 गुना 2,
120 120 प्लस 20 तो 140 सेकेंड, नहीं तो 140 सेकेंड में कितना चलेगा, गुना कर दें तो ये वाला हैंडली जो निकल के आ गया 3.5 यानी कि 3 चक्कर चक्कर लगाने के बाद इसका फाइनली यहाँ पर पहुँच जाएगा आधा। इसका आधा पहुँच जाएगा। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है आर। तो यहाँ पर आप लोग विस्थापन जानता होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को बोला जाता है विस्थापन, यानी प्रारंभिक अगर यहाँ से कोई वस्तु चलना, यहाँ से अगर कोई वस्तु चलना शुरू किया तो यह है वो दोनों बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को विस्थापन कहेंगे। तो इसका यहाँ से चलना शुरू किया था और अंतिम बिंदु यहाँ पर पहुंचा, यानी दोनों के बीच का दूरी कितना है, और ये एक यहाँ आर हो गया, यानी दोनों को जब प्लस कर देंगे तो 2r, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक कण एक समान वेग से गतिमान है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है। एक कण, इस कण की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इंग्लिश में, ए पार्टिकल्स इज मूवमेंट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल्स, यानी कि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, तो इसके बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए जब समान वेग से इसका चाल तो शून्य नहीं होगा। इसके त्वरण, अगर वेग नहीं बढ़ेगा समान वेग से जाएगा तो यहाँ पर त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, यानी एक समान ये त्वरण जो होगा इसका त्वरण शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ में, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ में पर समान गति से चलती है, यानी वृत्ताकार पाथ में समान गति से चलती है, तो हम उसके वेग के बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए याद रखिएगा, अगर वृत्ताकार पाथ में कोई भी वस्तु बदल रहा है, घूम रहा है, तो उसका दिशा में परिवर्तन होता है। और याद रखिए दिशा में अगर परिवर्तन होता है, दिशा में अगर परिवर्तन होता है तो वेग भी बदलता है। दिशा में अगर परिवर्तन होता है तो वेग भी बदलता है। तो देखिए वेग के बारे में, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी, यानी कि एक समान गति से जब स्पीड के सर्कुलर पाथ में घूमेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से जब घूमेगा, तो विथ वी कैन से हम उसके बारे में, उसका जो वेग है उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, वेग बदलेगा, यानी कि बदल रहा होगा, वेग बदलता है, ऑप्शन नंबर बी। निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिराने की घटना, निर्वात में पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना में किस प्रकार का प्रकीर्णन है, यानी कि द फिनोमेनन ऑफ फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इज इन वैक्यूम इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केस, यानी कि निर्वात में अगर कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिराने की जो घटना होती है वो एक समान त्वरण से गिरती है, जब निर्वात में त्वरण समान होगा। किसी वाहन का स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है, किसी वाहन में हम लोग यह बताता है कि खास समय में जो वेग है वो क्या है, ताक्षणिक चाल को बताता है, ताक्षणिक वेग को बताता है। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण घटने की त्वरण जो घटते जाता है त्वरण, उसको मंदन कहते हैं। एक कण एक सरल रेखा के पाथ पर नियत गति से घूम रहा है, एक सरल रेखा में नियत गति से घूम रहा है, इसके लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी, यानी बल की आवश्यकता किसके लिए नहीं होगी, यानी इसकी वेग को, इसकी दिशा बदलने के लिए, इसकी गति को कम करने के लिए, एक समान वेग से गति करने के लिए, इसकी गति को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट, यानी इसे एक समान वेग से गति करने के लिए, यानी टू मेक इट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी। जब किसी वस्तु की गति बदल रही है तो उसका अनुभव करती है एक समान गति, त्वरण, गति बदलेगी तो वेग भी बदलेगा, और वेग बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जब कोई कण कुछ समय तक गति में रहता है तो निम्नलिखित में कौन शून्य हो सकता है। जब कोई वस्तु गति करता है, ऐसे ऐसे गति करता है, तो बताइए कौन शून्य रह सकता है। चाल तो कभी शून्य नहीं होता है। फिर बल तो इसमें कोई शून्य नहीं होगा। फोर्स यहाँ पे गति करते हैं, गति लगाइए रहा है पूरा, तो इसमें शून्य नहीं होगा। समय तो मालूम होना चाहिए कि कभी वो शून्य नहीं हो सकता है, ये वाला सीधा गलत हो गया। विस्थापन शून्य हो सकता है। देखिए मान लीजिए ये वाला यहाँ से चलना शुरू किया, आ करके यहाँ पर भी रुक सकता है, और यहाँ पर रुका, यानी कि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही जगह, यानी कि यहाँ पर जो दूरी डिस्टेंस है यहाँ पर 0 है, यानी डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो गतिमान जो है उसको क्या बोलेंगे, जो गतिमान वस्तु होगा उसको क्या बोलेंगे, निरंतर वेग,
परिवर्तनशील वेग, नियत चाल, परिवर्तनशील चाल। जब समान चल रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेग में भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये वाला गलत हो गया। इसका परिवर्तन वेग में भी परिवर्तनशील नहीं होगा, यानी नियत चाल, यानी जब समान वेग से जब कोई वस्तु चल रहा है, समान गति से जब चल रहा है तो उसका चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है तो उसकी एक समान चाल, उसकी एक समान चाल है तो उसके त्वरण के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a straight line and has uniform speed constant, what can you say about its acceleration? यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में गति करता है समान वेग से, यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम उसके एक्सलेशन के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी जब कोई समान वेग से चलेगा तो अभी बताएं कि जब वेग समान रहेगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य होगा। यानी त्वरण क्या है, यहाँ पर यह शून्य हो सकता है, यह शून्य है, ऑप्शन नंबर ए। यदि कोई वस्तु if an object is moving in circle with uniform speed then what can be said about its velocity? यानी कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ में एक समान चाल से घूम रही है तो उसके वेग के बारे में क्या कहा जा सकता है। यानी कोई वस्तु, अभी बता, वृत्ताकार पाथ में जब कोई वस्तु घूमता है वृत्ताकार पाथ में तो उसका दिशा, हर क्षण इसका दिशा बदलते रहता है और दिशा जब बदलता है तो वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि यह बदल रहा है। वेग के बारे में क्या कह सकते हैं, वेग यह बदल रहा है क्योंकि दिशा बदल रही है, ऑप्शन नंबर सी। If an object is moving in a straight line about its velocity increase, then what it is acceleration? यानी कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है तो और उसके वेग बढ़ रहा है, एक सरल रेखा में अगर चल रहा है और वेग भी बढ़ रहा है तो उसके त्वरण, जब वेग बढ़ रहा है तो त्वरण समान रहेगा, यानी समान दर से, यानी कि त्वरण जो रहेगा बढ़ेगा, धनात्मक रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। At the top of the particle trajectory with what will be the acceleration? कण का प्रक्षेपण का शीर्ष पर त्वरण कितना होगा? जब ये हो जाएगा त्वरण, यहाँ पर पूछ रहा है त्वरण कितना होगा, तो जब कोई वस्तु को फेंका जाता है शीर्ष, यहाँ पर अगर यहाँ पर वेग को जीरो कर दिया जाए तो आप लोग वेग, त्वरण का फॉर्मूला बाय टी, वेग अगर जीरो कर दिया जाए तो ये हो जाएगा पूरा जीरो, यानी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, नंबर सी। When the initial velocity, displacement and acceleration are known, which equations of motion can be used to find the final velocity? यानी कि प्रारंभिक वेग, विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने पर अंतिम वेग जो ज्ञात करने के लिए गति के किस समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो यानी हमको क्या मालूम है, विस्थापन भी मालूम है, त्वरण भी मालूम है, उसके बाद त्वरण, वेग भी मालूम है, अंतिम वेग। तो हम लोग इससे किस समीकरण का उपयोग किया जा सकता है, समय तो इसमें मालूम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी में देखिए समय यहाँ पर नहीं है और हमको क्वेश्चन में दिया गया है, कहीं पर समय विस्थापन दिया है, त्वरण दिया है, अंतिम वेग दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन में, यानी कि गति का जो तीसरा समीकरण है वो समय से रिलेटेड नहीं है, यह समय पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हो जाएगा v² u² + 2as, ऑप्शन नंबर डी। जब कोई वस्तु, when an object fall in free fall near the surface of the earth, if the final velocity is known, which equations of motions is usually used to calculate its displacement? यानी कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के निकट मुक्त पतन के रूप में गिरती है, यानी जब कोई वस्तु मुक्त पतन के रूप में गिरती है, यदि अंतिम वेग ज्ञात हो, यानी v जो है अंतिम वेग ज्ञात हो तो उसका विस्थापन की गणना के लिए आमतौर पर गति के किस समीकरण का उपयोग करेंगे। यानी यहाँ पर समय का भी बात नहीं किया गया है, समय का बात करता तो ये वाला उपयोग करते, लेकिन समय का बात नहीं किया गया है। हमको बोल रहा है कि कोई वस्तु को इतना वेग से गिराया गया, मुक्त पतन गिराया गया, अंतिम वेग ज्ञात हो तो विस्थापन की गणना के लिए कौन सा समीकरण हमको ये यूज करना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, v², यानी गति का तीसरा समीकरण का उपयोग करना है। ए पार्टिकल्स इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, एक कोई भी कण है जो कि कांस्टेंट स्पीड यानी कि नियत चाल से चल रही है और स्ट्रेट लाइन पाथ यानी कि स्ट्रेट सरल रेखा में कोई भी पार्टिकल, कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक नियत गति से चल रही है। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि उसके लिए बल जो होगा आवश्यकता नहीं है, यानी किसके लिए आवश्यकता नहीं है, यानी किसी दिशा बदलने के लिए, गति को कम करने के लिए, एक समान
वेग से गतिमान रखने के लिए, x के समवेग बढ़ाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमको इसके वेग के बल की जरूरत नहीं है, इसके एक समान वेग से गतिमान रखने के लिए। कोई भी वस्तु नियत चाल से चल रही है तो उसमें बल की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। किसी वस्तु इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन देन इट स्पीड, यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होता है तो उसमें क्या नियत रहेगा। यानी दूरी यानी कि मान लो x जो है समय के समानुपाती है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा। मान लीजिए विस्थापन एक तरह से x समानुपाती, जब समानुपाती हटता है तो कांस्टेंट आएगा t, यानी यहाँ जो वेग है ये वाला कांस्टेंट आएगा v, देखिए वेग उसकी गति नियत रहती है। यानी वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल हमें क्या देता है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, हमें क्या देता है, त्वरण, विस्थापन, एक समय वेग, एक समान वेग, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को सबसे पहले वेग समय ग्राफ मालूम होना चाहिए। समय हो गया इधर, वेग इधर, इसका जो क्षेत्रफल यहाँ से जाएंगे ये वाला हमको क्या देगा। तो आप लोग वेग जानते हैं, v बराबर विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन s को जब फ्री करेंगे तो v इंटू टी, यानी यहाँ पर इसका वेलोसिटी जो होगा इसके यहाँ पर v हो गया, इसका s, दोनों को जब गुना करेंगे तो हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, विस्थापन v। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल देता है, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी एरिया सबसे पहले चाल का x स्पीड और समय t, x और t दोनों के बीच जो क्षेत्रफल हमें क्या देता है, ये वाला हमको क्या देगा। तो चाल जो होगा दूरी में परिवर्तन की दर को बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें यहाँ x और यहाँ t, x गुना t, मान लीजिए दूरी को मान लिया डिस्टेंस d, तो यहाँ पर अगर x को जब फ्री करेंगे दूरी में परिवर्तन की दर, यानी कि हमको देगा d चाल। यानी कि सबसे पहले देखिए विस्थापन, ये वाला हो गया विस्थापन, ये हो गया दूरी, और ये वाला हो गया हमें समय। और विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, सॉरी दूरी में परिवर्तन की दर को बोला था चाल। डी यहाँ पर हो गया स्पीड s, जब इसको फ्री करेंगे s x s इंटू डी, ये वाला दूरी देगा डिस्टेंस। द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, यानी कि बल विस्थापन वक्र जो देता है उसके अंतर्गत क्षेत्रफल क्या देता है, बल और विस्थापन W बराबर Fs, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट देता है हम लोग को किया गया कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट वेलोसिटी, एक पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है, एक पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है, इसका वेग क्या होगा। जब एक समान वेग से, यानी कि वेग बढ़ रहा है, यानी समान वेग से त्वरण, यानी ए जो है समान है, इसका मतलब ये है वेग बढ़ेगा तब ना त्वरण समान होगा, यानी वेग नहीं बढ़ा, अगर घटेगा तो नहीं मंदन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी वेग बढ़ रहा है जिसके कारण त्वरण समान है। ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी विथ व्हाट विल द बॉडी मूव, एक पिंड एक बल कार्य कर रहा है, एक पिंड पर एक बल कार्य कर रहा है, पिंड के साथ गति करेगा, यानी एक मान लीजिए ये पिंड है, इस पर अगर बल लगा रहा है तो वह जो पिंड है जो गति कैसे करेगा, तो एक समान वेग से, एक समान त्वरण से, एक समान मंदन से, मंदन तो नहीं होगा, बल लगा रहा मंदन नहीं होगा, नहीं, अगर एक समान त्वरण रहेगा तो त्वरण, एक समान वेग नहीं होगा, यहाँ होगा तो त्वरण नहीं। जब बल लगाएंगे कोई भी वस्तु पर, अगर बल लगाएंगे F, इसका द्रव्यमान A है तो इसमें कितना होगा, उत्पन्न त्वरण होगा, F बराबर m फॉर्मूला जानते हैं, A को जब फ्री करेंगे तो F बाय m, यानी कि ये A प्राप्त होगा, समान त्वरण, ऑप्शन नंबर बी। इफ ए यूनिफॉर्म फोर्स इज अप्लाइड ऑन बॉडी, यानी कि यदि किसी पिंड पर एक समान बल कार्य किया जाता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, निम्न में से कौन सा स्थिर रहता है। जब कोई पिंड एक समान बल से कार्य करते हैं, जब कोई पिंड पर एक समान बल से कार्य करते हैं तो वहाँ पर कौन नियत रहता है। मान लीजिए कि ये द्रव्यमान m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, इस पर हम बल लगा लिए F, यहाँ पर त्वरण समान होगा, यानी ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ गतिज ऊर्जा समान रहेगा। वेग, इसमें अगर बल लगा रहे तो वेग बढ़ेगा, वेग अगर बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, और संवेग यहाँ पर बढ़ेगा, संवेग से कोई रिलेटेड नहीं है क्योंकि संवेग, तो यहाँ पर जो बढ़ेगा, जो नियत रहेगा, गतिज ऊर्जा यहाँ पर नियत रहेगा। अगर समान बल लगा रहे हैं तो उसका गति में परिवर्तन नहीं होगा, जिसके कारण उसका ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा जो रहेगा उसका समान रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ए पार्टिकल्स इज मूविंग इन एन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, यानी कि कोई भी पाथ, यानी एक कण जो है r त्रिज्या के वृत्त पथ पर गति कर रहा है, यानी
आधे चक्कर पर उसका विस्थापन क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए रिवोल्यूशन विल बी, नहीं कि कोई चक्कर यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू किया, इसका त्रिज्या आर है, यहाँ से वस्तु चलना शुरू किया, आधा चक्कर यहाँ तक आया और यहाँ पर आर, यहाँ से आर यहाँ पर आर, दोनों का जो विस्थापन कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2r, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक वृत्त की परिधि पर स्थिर गति से गतिमान पिंड के लिए स्थिर रहेगा। एक वृत्त जो है उसके पाथ पर अगर चलेगा तो क्या वेग तो बदलेगा, अगर वेग बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा, वेग बदलेगा तो त्वरण भी बदलेगा, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर समान रहेगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर नहीं बदलेगा, गतिज ऊर्जा समान रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। 6 किलोग्राम की वस्तु का इतना पर बल लगाया जाता है, बल लगाने से उसका त्वरण होगा, उसका कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो देखिए ये वस्तु है, इसकी जो वेट है इतना है, और इसमें जो बल लगा रहा है 36 न्यूटन का लगा रहा है, इसमें एक्सलेरेशन कितना होगा, यानी त्वरण कितना होगा। तो आप लोग न्यूटन का दूसरा समीकरण से फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर ma, ए को जब फ्री करेंगे तो F बाय m हो गया, और a हो गया 36 और m हो गया 6, यानी कि 6 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की वस्तु 2 सेकेंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण कितना होगा। यदि कोई वस्तु यानी बल इतना है तो यहाँ पर सबसे पहले त्वरण निकालना है, त्वरण यहाँ पर कितना होगा यानी बल, तो कोई वस्तु है 5 केजी का, इसमें बल लगा रहा है 30 न्यूटन का फोर्स, बोल रहा है कि 30 न्यूटन पर का कोई बल 5 केजी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है, इसमें 2 सेकेंड तक बल लगाता है, तो ये बताना है कि इसमें त्वरण कितना होगा, ए क्या होगा। तो F बराबर ma, तो ए को जब फ्री करेंगे 30 5 यहाँ से घटा करके 6 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें टाइम का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होता है तो उसका वस्तु जो गतिमान होगा। अगर मान लीजिए s विस्थापन है समय के वर्ग, यानी कि 2 बार समय है इसमें t इंटू टी, और विस्थापन से जब परिवर्तन होता है तो वहाँ वेग आता है, यानी एक समय, दूसरा जब परिवर्तन होगा त्वरण आएगा, यानी दूसरा समय, दोनों का स्क्वायर जब क्या हो जाता है, समझा स्क्वायर किया जाता है, यानी कि इसका समान त्वरण, तो गतिमान वस्तु में त्वरण बढ़ता है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, त्वरण नहीं घटता है, नहीं बढ़ता है, वेग भी नहीं बढ़ता है। जब कोई वस्तु समान समय के समानुपाती होता है तो वहाँ वेग एक समान रहता है। दो वस्तु विपरीत दिशा में भी वेग से गति कर रहा है तो उनके अपेक्षिक वेग, कोई वस्तु मान लीजिए भी है, एक इधर की ओर चल रहा है और दूसरा भी है इधर है, दोनों का वेग भी है, तो दोनों का एक्सलेरेशन, दोनों का जो अपेक्षिक वेग क्या होगा। मान लीजिए इसका ए है और इसका बी है, यानी एक वस्तु ए माइनस बी दोनों का समान है, तो ए माइनस विपरीत दिशा में है तो माइनस का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर माइनस v प्लस बी इक्वल टू 2b, यहाँ विपरीत दिशा के लिए माइनस का उपयोग किया जाता है और फॉर्मूला वही लगाया था जो अभी थोड़ा देर पहले इसे यूज किए थे, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी संख्यात्मक अनुपात होता है, एक के बराबर या एक से कम, हमेशा एक से अधिक, एक या एक से अधिक, हमेशा एक से कम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो एक के बराबर भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। यदि कोई वस्तु मुक्त पतन से गिराया जाता है तो समय के साथ उसका वेग कैसे बढ़ेगा, समय के साथ उसका वेग बदलता है, यह समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है, यह समय के साथ रैखिक रूप से घटता है, यह नियत रहता है, यह समय के वर्ग के साथ बढ़ता है, यानी जब मुक्त पतन रूप से गिराया जाता है तो समय के वर्ग के साथ बढ़ता है। न्यूटन के गति के दूसरा नियम के अनुसार त्वरण बल और द्रव्यमान के बीच का फॉर्मूला अभी बताएं, F बराबर ma, न्यूटन का दूसरा नियम यानी कि F बराबर ma। जब किसी वस्तु पर गति के दिशा में बदल रहा है, यानी कि गति की दिशा में बदल रहा है, दिशा में बदलाव हो रहा है, तो उसका त्वरण क्या प्रभाव पड़ेगा। गति अगर बढ़ेगा तो यहाँ पर वेग भी बढ़ेगा, और वेग अगर बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ता है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, यह बढ़ता है त्वरण, यह घटता है, यह कैसे, यह वैसे ही रहता है, यह बल के परिमाण और वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो त्वरण का जो दिशा है यानी कि F बराबर ma,
यानी कि जब कोई वस्तु ऐसे गति करेगा यहाँ त्वरण उत्पन्न यानी कि बल पे भी निर्भर करता है और द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए। गति के समीकरण निम्नलिखित में से सॉरी इसका वेग बढ़ेगा, वेग जब बढ़ेगा तो यह बढ़ता है, त्वरण बढ़ता है। त्वरण का क्या प्रभाव बोला कि जब कोई वस्तु की गति दिशा में बल लगाया जाता है। पर इससे ही बताया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गति के समीकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति के लिए मान्य है? तो निरंतर ऊर्जा, एक समान त्वरण से त्वरित, यानी कि जब गति का समीकरण, तीनों जो समीकरण आप लोग पढ़े, v स्क्वायर v बराबर u प्लस ए टी पहला, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों जो समीकरण है ये समान त्वरण पर आधारित है, यानी त्वरण इसमें कोई बदलता नहीं है, त्वरण यहाँ समान है, यानी कि एक समान त्वरण से त्वरित है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो छोड़े जाने के समय प्रारंभिक वेग शून्य होता है। जब अभी गिराएंगे यहाँ से वस्तु को, जब छोड़ेंगे तो यहाँ पर उसका वेग क्या हो जाएगा? जीरो होगा, यानी v बराबर जीरो, यानी कि शून्य हो जाता है प्रारंभिक वेग। एक समान चाल से नीचे की ओर जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या है? एक समान चाल से नीचे की ओर जब वस्तु जाता है उसका त्वरण क्या होगा? जब समान चाल से जा रहा है तो नहीं, क्या बोले, अगर चाल समान है तो त्वरण नहीं बढ़ेगा, त्वरण भी जीरो होगा, यानी ए। जब प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय ज्ञात हो, यानी कि प्रारंभिक वेग बराबर u, त्वरण बराबर a, समय बराबर t हो तो गति निम्नलिखित में से किस समीकरण का उपयोग करते हैं? तो v बराबर u प्लस ए टी, यानी समय भी ए टी, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए। किसी भी क्षण स्थिति समय ग्राफ, स्थिति मतलब समझिए कि एक तरह से विस्थापन, स्थिति समय ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा एक ढालान तत्कालिक के बारे में बताती है। क्या बताती है? तो ये मान लीजिए विस्थापन ये हो गया, समय ये हो गया, इसकी जो ढलान हमको क्या बताएगी? ढाल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब, यानी ये जो है एस, तो ये भी एस हो जाएगा लंब एस, और यहाँ पर टी, और विस्थापन बटे समय, तो क्या हो जाएगा? वेग। ऑप्शन नंबर सी, यानी वेलोसिटी भी, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी पिंड का विस्थापन बीते समय के वर्ग के अनुसार बदलता है तो उसका त्वरण नियत रहता है, सी। वृत्तीय गति में गति की दिशा निश्चित रहती है, गति की दिशा लगातार बदलते रहती है, त्वरण शून्य रहती है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, गति की दिशा हमेशा बदलती रहती है, जब वृत्त के अनुपात में गति करते रहता है तो यहाँ पर गति की दिशा हमेशा बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर सी। वेग समय वक्र की ढाल देती है, वेग समय वक्र की ढाल देती है, यहाँ पर वेग और यहाँ पर समय, इसकी जो ढाल क्या देगी? तो हमें tan थीटा हो गया, यहाँ वेग, यहाँ पर भी वेग हो जाएगा बराबर, तो यहाँ पर tan थीटा, ढाल का फॉर्मूला होता है tan थीटा और v बाय टी, और वेग बटे समय देता है हमको त्वरण, यानी ए। देखिए त्वरण, ऑप्शन नंबर सी। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा? प्रारंभिक वेग 20, समय दिया है 2 सेकंड, जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद इसका जो तय की गई जो दूरी क्या होगा? तो आप लोग गति का समीकरण, समय, यहाँ पर समय दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, यानी कि एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें, 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ है समय, तो दूरी s बराबर यू टी प्लस गति का दूसरा समीकरण, वेग है 20, समय है 2, हाफ, त्वरण जी का मान 9 10 ही लिया है 10, और समय दिया हुआ है 2 सेकेंड, 40 प्लस यहाँ से 5 गुणा 4, 4 प्लस 20 यानी 60 मीटर हो जाएगा इसका दूरी, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, जब ऊपर से कोई वस्तु आता है तो यहाँ पर त्वरण को माइनस में लेते हैं, क्योंकि त्वरण नीचे की जो वेग होता है वो माइनस में लिया जाता है और ऊपर का होता है प्लस में, तो यहाँ पर त्वरण को अगर माइनस, और त्वरण को हम यहाँ पर माइनस ले लें त्वरण को अगर यहाँ पर माइनस में लिया जाता है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा
20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूरी पूछा, यहाँ पर त्वरण को माइनस, जब जी से ऊपर से नीचे आता है यहाँ पर माइनस लिया जाता है। यदि किसी वस्तु विस्थापन शून्य है तो हम क्या कह सकते हैं, तय की गई दूरी शून्य हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। दूरी, यही बात है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ये गलत हो गया। यह शून्य होना चाहिए, ये एग्जैक्ट सही नहीं है, सिर्फ शून्य ही होगा, ये सही नहीं है। यह शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता, ये भी करें, क्योंकि वस्तु अगर नहीं चली, अगर वस्तु गति नहीं की है तो दूरी शून्य हो सकती है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि दूरी शून्य ही होगा। इसके लिए देखिए, यह शून्य भी हो सकती है और नहीं भी, दूरी शून्य भी हो सकती है, नहीं भी। वस्तु अगर मान लीजिए दूरी को, वस्तु यहाँ पर है, रुकी हुई वस्तु है, तो अगर गति नहीं की है तो इसका दूरी शून्य हो सकती है। अगर कोई गति करके और विस्थापन यहाँ पर आए, विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी शून्य नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। दो कार ए और बी का जो वेग दिया है, ए का दिया है 100 और बी का दिया है 60 किलोमीटर पर घंटा के वेग से चल रही है। यदि दोनों कार सीधी रेखा में एक ही दिशा में चल रही है तो कार बी की तुलना में ए का वेग, यानी कि बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग क्या होगा। टू कार ए एंड बी आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर घंटा एंड 60 किलोमीटर पर घंटा। इफ बोथ कार आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, then what will be the relative velocity of car A with respect B। यानी ए का जो वेग है रिस्पेक्ट किसके निकालना है, बी के सापेक्ष निकालना है ए का वेग, यानी बी की तुलना में ए का वेग, यानी जिसको जिसके सापेक्ष बोला जाए उसको पीछे, बी के सापेक्ष ए का वेग, यानी वेलोसिटी ए माइनस बी। वेलोसिटी ए, कार ए का वेलोसिटी कितना दिया है 100 और बी का कितना दिया है 60, यानी कि 100 माइनस 60 यानी 40 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। देखिए 5 न्यूटन का बल 1 केजी द्रव्यमान पर कार्य करता है, यानी कि बल जो दिया हुआ है 5 न्यूटन, एम जो दिया है 1, और इस पर जो त्वरण क्या होगा, यानी एफ बराबर मा, यानी एफ ए, यहाँ पर एक को जब फ्री करेंगे एम हो जाएगा बल का 5 और यहाँ पर 1, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यू बराबर, जो इस क्वेश्चन में अगर कुछ दिया जाए, क्या क्या दिया है, पहले डाटा तैयार करना सीखें और डाटा तैयार करके उसको सॉल्व करें, तभी से आसानी से हो जाएगा। अभी तो पूरा डीपली नहीं समझाया जाएगा क्योंकि ये थ्योरी क्लास नहीं है। यू बराबर 0 प्रारंभिक वेग और एक सीधी रेखा में एक समान त्वरण से गति करती है, यानी ए जो है त्वरण समान है, यदि समान गति से गति करती है, 32 मीटर विस्थापन, यानी एफ दिया है 32 मीटर करने के बाद उसका वेग हो जाता है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी यू प्रारंभ 0 है, एस इतना है, यू 0 है, एस इतना है और वेग इतना है, तो त्वरण क्या होगा। इंग्लिश में ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम reset and moving with uniform acceleration in a straight line if after displacing 32 meter its velocity is इतना then its acceleration is। तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, अगर वेग 0 है, विस्थापन इतना है, अंतिम वेग इतना है, तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो गति का तीसरा समीकरण भी, समय का इसमें रिलेटेड नहीं और गति का तीसरा समीकरण में कोई समय से कोई मतलब नहीं है। भी का 8 u 0 2 एक्सेलेरेशन पर 32 64 यहाँ पर अगर गुना करें तो ये भी 64 ए को जब फ्री करेंगे तो 64 घटाएंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। एक पिंड विराम से चलना प्रारंभ करती है, इसमें भी डाटा तैयार करें। यू 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान त्वरण के साथ टी समय के लिए यात्रा करती है, यानी त्वरण भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी समय के लिए यात्रा करते हैं, समय टी दिया हुआ है। यदि इसके द्वारा किया गया विस्थापन इन डिस्प्लेसमेंट 16 है तो समय कितना होगा, टाइम कितना होगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, त्वरण भी दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग, गति का दूसरा समीकरण यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 हो गया, ये पूरे 0, ये पूरा 0 और डिस्प्लेसमेंट 16, हाफ त्वरण हो गया 2 मीटर, तो समय हमको निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, बच गया 16 बराबर टी स्क्वायर, टी को जब वैल्यू उठाएंगे तो 4 सेकेंड, नहीं देखिए 4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। एक पिंड विराम से शुरू होता है, यानी विराम वही बात, u बराबर 0, यदि वह 2 मीटर पर सेकेंड से त्वरण, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से त्वरण से यात्रा करती है तो 3 सेकेंड, यानी टी बराबर 3 सेकेंड
u बराबर 0, a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, t समय दिया है 3 सेकंड में, इसका विस्थापन क्या होगा। s बराबर गति का दूसरा समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। प्रारंभिक वेग 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हाफ एक्सलेशन 2, समय दिया है 3, यहाँ से यहाँ खत्म, यानी 9 मीटर, 9 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। सभी उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आई होगी, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगले अगर इस चैप्टर में अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करें, और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को लाइक कर दें। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।